गुड मॉर्निंग, जय हिंद एवरीबॉडी। मैं आपका सभी का स्नाइपर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमारे सभी टीचर अपने सब्जेक्ट की वीडियोस डाल रहे हैं, आप सभी उसका मजा लीजिएगा और मन लगाकर यूट्यूब चैनल पर हमारी फ्री एजुकेशन सीरीज को पूरी तरीके से एंजॉय करिएगा और अपनी प्रिपरेशन करिएगा और मेहनत करके मन से सिलेक्शन लीजिएगा। इसी सीरीज में कंटिन्यू करता हूं मैं आज अपनी मैराथन क्लास। ये मैराथन क्लास आपकी 4 से 5 पार्ट में होगी, जिसमें मैं आपका सेल कवर करूंगा और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर यूपी सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल और जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी के लिए क्लास बहुत बेनिफिशियल रहेगी। जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे आपका सेल के बाद पूरा सेल कंप्लीटली पढ़ने के बाद उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे और धीरे धीरे कंप्लीट साइंस इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो वीडियोस हैं वो लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल और कमेंट करिएगा। चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेल। देखिए, अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल बेसिकली हमारा जो डिस्कवर हुआ वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ आपका 1665 में। जो आप ये देख रहे हैं साइंटिस्ट, इनका नाम था रॉबर्ट हुक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन एनडीए में भी ये क्वेश्चन कई बार आया है कि किसने सेल डिस्कवर किया और किस ईयर में डिस्कवर किया। तो सबसे पहले जो सेल डिस्कवर हुआ हमारा वो हमारा 1665 में हुआ बच्चों। ये जो सेल डिस्कवर हुआ था ये एक तरीके से नॉन लिविंग सेल था। नॉन लिविंग सेल मतलब आपने शैंपियन की बोतल देखी होंगी, शैंपियन की बोतल के ऊपर एक वुडन कॉक होता है इस तरीके से। इस वुडन कॉक में सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया कि जो इसके अंदर कोई एक ऐसी चीज है जिससे इसकी स्टार्टिंग हुई है, उसको उन्होंने बाद में टर्म दिया सेल, बट वो सबसे पहला नॉन लिविंग सेल था। अगर मैं कहानी करूं सेल की, अगर मैं सेल की डेफिनेशन की बात करूं तो सेल है क्या? बेसिकली सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, वो सबसे छोटी एक जीवित यूनिट है किसी के भी जीवन की, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीवन की। मतलब देखो, अगर आप स्टार्ट ह्यूमंस को ही एज एग्जांपल लो तो एक सेल से स्टार्टिंग होती है ना, स्पर्म। ठीक है, उधर से आपका फीमेल सेल, फीमेल गैमेट और स्पर्म, ये दोनों मिलकर आपस में फ्यूज होते हैं और बनाते हैं क्या? जाइगोट। और ये जाइगोट ही जो होता है आपका फर्दर डिवाइड होकर, फर्दर सेल्स में डिवाइड होकर एक ऑर्गेनिज्म, एक बेबी डेवलप होता है जो ऑलमोस्ट 9th मंथ का पीरियड लेता है। तो कुल मिलाकर हमारी जो स्टार्टिंग हुई वो एक सेल से हुई। ठीक है, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से एक सेल बना। हमारा जो सिंगल सेल बना वो कौन सा बना? जाइगोट। और इस जाइगोट का फर्दर सेल डिवीजन होकर 9 महीने में एक बच्चा डेवलप हुआ। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग तो एक सेल से हुई, तो दैट इज व्हाई सेल इज कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सेल की डेफिनेशन की बात करूं तो सेल स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ तो है ही, इट इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कैसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं? अगर मैं एग्जांपल लूं आपका, मान लीजिए आप कोई घर बना रहे हैं, आप कोई घर बना रहे हैं तो इस घर को बनाने के लिए आप 1 बाय 1 इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले डीपीसी डलेगी। डीपीसी डलने के बाद क्या होगा? वॉल्स खड़ी होंगी। वॉल्स के बाद क्या होगा? आपका रूफ डलेगी, लेंटर डलेगा। फिर आपके रूम्स तैयार हो जाएंगे और रूम्स तैयार होने के बाद क्या होगा? रूम्स तैयार होने के बाद आपका घर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हर रूम में अलग अलग फंक्शनैलिटी हो सकती है। हो सकता है कि कोई एक रूम पेरेंट्स के लिए है, उसको उसके हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। एक रूम बच्चों के लिए है, उसको उसके हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। मतलब हर रूम की और
घर में जो भी स्ट्रक्चर बन के रेडी हुआ है उसकी फंक्शनैलिटी अलग अलग होगी। इसी हिसाब से सेल वर्क करता है। ठीक है, आप एक सेल से स्टार्ट हुई आपकी लाइफ, आपकी स्टार्टिंग हुई एक सेल से, आपकी स्टार्टिंग हुई एक सेल से, एक सेल आया, ठीक है, वो सेल था क्या आपका, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जाइगोट। और ये सेल मिलकर किससे बना, ये सेल मिलकर बना आपका किससे, स्पर्म से और ओवम से। फिर ये सेल फर्दर डिवाइड हुआ, ठीक है, ये सेल फर्दर डिवाइड हुआ और ये ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बन गए, टिश्यू। ये सेल फर्दर डिवाइड हुआ और कई सारे सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स इकट्ठे होकर क्या बन गए, टिश्यू। और जब कई सारे टिश्यू एक साथ इकट्ठे हुए तो उन्होंने क्या बनाया, मसल्स। जब फर्दर मसल्स बन गई, ठीक है, तो वो सारी मसल्स एक साथ इकट्ठी हुई और उन्होंने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन्स। जैसे आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, लिवर हो गया, स्टमक हो गया। इसके बाद ये सारे ऑर्गन्स एक साथ मिले और इन्होंने मिलकर क्या बनाया, आपका ऑर्गन सिस्टम। फिर ये सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिले और इन्होंने बनाया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रही है सारी चीजें। देखो स्ट्रक्चर तैयार हुआ हमारा, एक सेल से हमारी शुरुआत हुई, एक सेल के बाद जब सिमिलर टाइप वो सेल डिवाइड हुए फर्दर सेल्स में, फिर सिमिलर टाइप ऑफ सेल एक साथ इकट्ठे हुए और सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स को क्या बोला गया, टिश्यू। ठीक है, जो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स का ग्रुप रहा उन्हें क्या बोला गया, टिश्यू। फिर वो एक साथ टिश्यूज सारे सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज एक जगह जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने क्या बनाया, मसल्स। और जब सिमिलर टाइप ऑफ मसल्स, ठीक है, एक साथ इकट्ठी हुई तो उन्होंने क्या बनाया, ऑर्गन्स। और जब ऑर्गन्स आपस में मिलकर उन्होंने क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम बना तो एक ऑर्गेनिज्म हमारा रेडी हो गया। अब देखो स्ट्रक्चर, मैंने बोला सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चर तो इस तरीके से तैयार हो गया। अब फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोल रहे हैं, देखो हर सेल का अपना अलग अलग फंक्शन होगा, हर सेल का अपना अलग अलग फंक्शन होगा। जो आपके आइज के सेल होंगे उनका अलग फंक्शन होगा, जो आपके हार्ट के सेल होंगे उनका अलग फंक्शन होगा, जो आपके स्किन के सेल होंगे उनका अलग फंक्शन होगा। जितने भी ऑर्गन्स और जितने भी आपकी बॉडी में फंक्शनैलिटी करने वाली चीजें हैं वो सब अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब सिमिलर टाइप ऑफ सेल जब इकट्ठे हो जाएंगे, मान लो आइस के सेल हैं या हार्ट के सेल हैं, वो एक साथ इकट्ठे हो गए तो उन्होंने सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स को कंबाइंड होकर वो टिश्यू बन गए। ठीक है, उन सभी टिश्यू का अपना अलग अलग फंक्शन है। फिर वो टिश्यू बनकर मसल्स बने। अब हार्ट की मसल्स हैं, उनका हार्ट का काम है पंप होने का, तो उसका अलग फंक्शन है, वो कैसी होंगी, आपकी स्ट्रांग होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो ऑर्गन सिस्टम बना, वो ऑर्गन सिस्टम आपका बनने के बाद सभी सिस्टम के अलग अलग फंक्शन है। जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सभी के अलग अलग फंक्शन है। तो दैट इज व्हाई एक सेल से शुरुआत होने के बाद सेल स्ट्रक्चर वाइज तैयार होता चला गया और उससे हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो गया। फिर ऑर्गेनिज्म बनने के बाद सभी सेल की अलग अलग फंक्शनैलिटी दी, सभी टिश्यूज की अलग अलग फंक्शनैलिटी दी। उन्होंने जो ऑर्गन्स बनाए उनके अलग अलग फंक्शन थे और जो उन्होंने ऑर्गन सिस्टम बनाया उनके भी अलग अलग फंक्शन थे। तो दैट इज व्हाई हमें एक चीज तो यहां से क्लियर हो गई, क्या, कि सेल इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और जब बात करें हम सेल की, तो सेल जो डिस्कवर किया है वो आपका किसने डिस्कवर किया है, वो सेल डिस्कवर किया आपका सबसे पहला नॉन लिविंग सेल रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अब बात करेंगे आपकी नॉन लिविंग सेल तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है, तो लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, तो मेरे प्यारे बच्चों जो आपका लिविंग सेल है वो डिस्कवर किया है आपका एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से जो है आपकी सेल की डिस्कवरी होती चली गई। सबसे पहले नॉन लिविंग सेल डिस्कवर हुआ, नॉन लिविंग सेल डिस्कवर होने के बाद आपका लिविंग सेल में जो सबसे पहला सेल डिस्कवर हुआ वो हुआ आपका 1675 में।
उसके बाद आपका 1677 में हुआ, फिर 1683 में हुआ। अब इनकी सीक्वेंस पढ़ लेते हैं कि कौन सा हुआ। देखो जो लिविंग सेल था वो सबसे पहले देखा गया आपका स्पायरोगायरा होता है उसके पोर्स पे, ठीक है, किसने देखा, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। उसके बाद जो डिस्कवर हुआ फिर वो आपका बैक्टीरिया हुआ, उसके बाद रेड ब्लड सेल्स डिस्कवर हुए, और उसके बाद आपका स्पर्म डिस्कवर हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेल की, तो सेल के, जैसे मैंने बोला कि सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो अपने साथ। कैसे कि जैसे हम भी एक लिविंग बीइंग है, सेल भी अपना आप में एक लिविंग बीइंग है। अब हमारे अंदर भी ऑर्गन्स हैं, तो सेल के अंदर भी ऑर्गन्स होंगे, और उन ऑर्गन्स को क्या बोला जाएगा, ऑर्गेनल्स। क्या बोला जाएगा, ऑर्गेनल्स। जिसमें एक ऑर्गेनल होता है जो सेंट्रल पार्ट होता है, जैसे हमारी बॉडी का अगर सेंट्रल पार्ट की बात करें हम, या इंपॉर्टेंट ऑर्गन की बात करें, तो वो हमारा हार्ट है, ठीक है। जो हमारा हार्ट है वो मेन फंक्शनैलिटी कर रहा है। अगर हार्ट पंप करना बंद कर दे तो एक ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसी एक इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, वो होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। उस न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई आपका 1883 में, और की किसने, जो आप देख रहे हैं ये एक डैशिंग हैंडसम मैन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। किसने की, रॉबर्ट ब्राउन। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, सेल की डिस्कवरी किसने की। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, ऑल इंडिया सैनिक के, यूपी सैनिक के, आरएमएस के, आरआईएमसी के, इवन एनडीए के, इवन सीडीएस के भी। तो आपको ये जरूर देखने को मिलेगा किसी ना किसी की सेल में से डिस्कवरी पूछी गई होगी, किसी ना किसी क्वेश्चन में, किसी ना किसी ईयर में, ठीक है। तो आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो सेल डिस्कवर कब हुआ, सबसे पहले 1665 में। किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। फिर उसके बाद जो सीक्वेंस मैंने आपको बताई, क्या, लिविंग सेल, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। उसके बाद जो हुआ स्पायरोगैरा के स्पोर्स के ऊपर देखा गया लिविंग सेल, फिर बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ, फिर रेड ब्लड सेल डिस्कवर हुआ, एंड आफ्टर दैट स्पर्म, ठीक है। अब इस सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। क्वेश्चंस उसमें से भी मैक्सिमम पूछे जाते हैं, इवन उसमें से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उसके अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है जो सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट, ठीक है। उसकी डिस्कवरी किसने की, उसकी डिस्कवरी की रॉबर्ट ब्राउन ने। और उस सेंट्रल पार्ट का क्या नाम है आपका, न्यूक्लियस। क्या नाम है, न्यूक्लियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक चीज मेरी बात आप गौर फरमाइएगा, जो सेल है, सेल बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। आप एनडीए का पेपर दीजिए, सीडीएस का पेपर दीजिए, आरएमएस, आरआईएमसी, यूपी सैनिक, ऑल इंडिया सैनिक, और वेदर एनी डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको सेल में से ऑलमोस्ट 3 to 4, 5 to 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए सेल को इजी मत लीजिएगा, लाइटली मत लीजिएगा। अब ये सेल का स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, इसको मैं बता देता हूं। इसमें से हमें सब नहीं पढ़ना, इसमें से जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम खाली उनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका सेल है एनिमल सेल। दो तरीके के सेल होते हैं आपका, एक एनिमल और एक होता है आपका प्लांट सेल। ठीक है, और इन सेल का एक दूसरा भी क्लासिफिकेशन होता है, वो होता है बेसिस ऑन देयर साइज, ठीक है। तो साइज के बेस पर जो क्लासिफिकेशन होता है प्यारे बच्चों, उसे भी हम पढ़ेंगे। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे क्लासिफाई हुआ है, और उनके साइज के बेस पे भी कह सकते हैं। प्रोकैरियोटिक, और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों यूकैरियोटिक, ये भी हम पढ़ेंगे। तो जो मेन क्लासिफिकेशन हुआ सेल का वो तो दो हुए खाली, कौन कौन से, एक एनिमल सेल और एक आपका प्लांट सेल। इनमें डिफरेंस पढ़ेंगे पहले। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 2-3 बेसिक डिफरेंस होते हैं बस, ठीक है। और फिर उसके बाद उनकी फंक्शनैलिटी पे, उनके साइज पे, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पे जो आपका सेल को क्या करा गया है, क्लासिफाई किया गया है, वो किया गया है दो हिस्सों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उससे पहले मैंने आपको क्या बोला, सेल एक लिविंग बीइंग है,
जैसे हमें आप अपना आप से सेल को लिंक करो, जो जो चीजें एक लिविंग बीइंग को चाहिए सरवाइव करने के लिए वो सेल को भी चाहिए। लाइक आप रेस्पायर करते हो, सेल भी रेस्पायर करता है, आप मूव करते हो, सेल भी मूव करता है, ठीक है, आप स्वेट करते हो, सेल भी स्वेट करता है, ठीक है, आपको प्रोटीन चाहिए, सेल को भी प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो जितने भी लिविंग बीइंग को रिक्वायरमेंट चाहिए सरवाइव करने के लिए, उतने ही रिक्वायरमेंट सेल को भी चाहिए। आपके अंदर ऑर्गन्स हैं, सेल के अंदर भी ऑर्गन्स हैं। जो सेल के अंदर ऑर्गन्स हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ऑर्गेनल्स। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑर्गेनल्स। और इन ऑर्गेनल्स की डिटेल्ड स्टडी हम करेंगे सेल में, और इसी में से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इवन चाहे वो यूपीएससी का भी एग्जाम क्यों ना हो, प्रीलिम्स, उसमें से भी ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ऑर्गेनल्स है आपका, जिसमें एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है लाइजोसोम, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है आपका राइबोसोम। फिर एक ऑर्गेनल है आपका ये सेल मेम्ब्रेन। में खाली उन्हें मार्क कर रहा हूं जो हमें पढ़ने हैं डिटेल में और जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। फिर आपका एक है कौन सा? न्यूक्लियस। ये जो आपका सेंट्रल पार्ट है ये क्या है? न्यूक्लियस। इसको भी हम पढ़ेंगे, जिसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की। फिर आपका ये साइटोप्लाज्म, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि विच ऑर्गेनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। फिर उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरीके की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है मेरे प्यारे बच्चों, एक RER जिसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होती है आपका SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों ही पढ़ेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है ये जानेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों पड़ा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों पड़ा, और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। फिर एक आपका होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्जी अपरेटस, और इस गोल्जी अपरेटस को मैं बोलता हूं आपका गोल्जी आंटी, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे इसको कि इन आंटी का सेल के अंदर क्या काम है और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ये सेल के अंदर, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए, बने रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डायग्राम का, ठीक है। फिर उसके बाद सेंट्रियोल पढ़ेंगे। सेंट्रियोल क्या होता है? सेंट्रोसोम पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं एक आपको बेसिक डिफरेंस बताता हूं। तो ये आपके सारे ऑर्गेनल्स हो गए, आपको समझ में आया? एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। लाइजोसोम के फंक्शन पढ़ेंगे, राइबोसोम्स, सेल मेम्ब्रेन के बाद आपका न्यूक्लियस के अंदर मोस्टली आप कहीं पे भी जाइएगा, ठीक है, नीट की कोचिंग के अलावा आपको कोई भी न्यूक्लियोलस के बारे में नहीं बताएगा, ठीक है। बट हम न्यूक्लियोलस को भी डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोलस का क्या रोल होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरीके की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपका बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है सेल के अंदर। जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, हमारी बॉडी में जो सोर्स ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करवा रहा है, ऐसी सेल के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवाने वाला ऑर्गेनल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया को एक चीज और बोलते हैं, क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, कि विच ऑर्गेनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको तो आप अपनी नोटबुक में अभी से नोट डाउन कर लीजिएगा, 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, ठीक है, कि विच ऑर्गेनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर उसके बाद बात करें साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म, फिर गोल्जी अपरेटस और सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। वन बाय वन इन सभी ऑर्गेनल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता देता हूं कि इसमें एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। ये आपका प्लांट सेल, ठीक है, इससे पहले जो दिखाया था वो आपका एनिमल सेल था। एक बेसिक डिफरेंस इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो होता है वो होता है क्या, कि जो प्लांट सेल होता है उस प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ये ध्यान रखिएगा, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती।
दूसरा बेसिक डिफरेंस जो है वो है जो प्लांट सेल की वैक्यूल्स होती हैं, जो प्लांट सेल की वैक्यूल्स होती हैं, वैक्यूल्स भी एक ऑर्गेनल है, ठीक है। जो प्लांट सेल की वैक्यूल्स होती हैं वो लार्जर इन साइज होती हैं रेदर देन एनिमल सेल, लार्जर इन साइज, ठीक है। लार्जर इन साइज होती हैं अगर हम कंपेयर करें किससे, एनिमल सेल से, किससे, एनिमल सेल से। ठीक है, तो जो वैक्यूल्स होंगी प्लांट की वो बड़ी होंगी साइज में कंपेरेटिव टू एनिमल सेल्स में, एनिमल सेल्स के कंपैरिजन में। क्यों होंगी उसका भी रीजन है, चलो मैं आपको यही रीजन बता देता हूँ। वैक्यूल्स क्या होती हैं, वैक्यूल एक तरीके का ऑर्गेनल है जो स्टोर रूम का काम कर रहा है सेल के अंदर। आपके अभी अभी जितना भी हम फंक्शनैलिटी और जितना भी स्ट्रक्चर हम सेल का पढ़ रहे हैं, आप उसको लिंक करिए किससे, आप लिंक करिए उसको हाउस से, ठीक है। घर में सबको स्टोर रूम चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है स्टोर रूम, अपने घर का सामान स्टोर करने के लिए। ऐसी सेल को भी एक स्टोर रूम चाहिए होता है, ठीक है, प्लांट सेल को भी और एनिमल सेल को भी। अब प्लांट का क्या होता है, प्लांट डिपेंड करते हैं सनलाइट पे और क्लाइमेटिक कंडीशंस पे अपना फूड बनाने के लिए, तो वो उस तरीके से ही स्टोरेज करते हैं। वो क्या करते हैं, आज सनलाइट निकली, वो अपना खाना 3 से 4 दिन का ऑलरेडी एडवांस में बना लेंगे। तो उनका स्टोरेज ज्यादा चाहिए, क्योंकि मान लो सपोज करो आज धूप निकल रही है, बारिश का मौसम हो गया, 2-3 दिन तक धूप ही नहीं निकली, जितनी रिक्वायरमेंट उन्हें सनलाइट की चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, उतना सनलाइट नहीं मिली या एम्पल ऑफ सनलाइट नहीं मिली, तो क्या वो 3-4 दिन तक भूखे थोड़ी रहेंगे, वो तो सूख जाएंगे फिर। तो वो अपना खाना 3-4 दिन में एडवांस में बना लेते हैं। अब उन्हें स्टोर करने के लिए उन्हें एक बड़ा सा स्पेस चाहिए अपनी बॉडी के अंदर, तो वो जो स्पेस होता है वो वैक्यूल्स होती हैं। इसलिए प्लांट सेल की वैक्यूल्स लार्जर इन साइज होती हैं कंपैरेटिव टू एनिमल सेल्स। अब एनिमल सेल्स को क्यों नहीं चाहिए बड़ी स्टोरेज, देखिए हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर या अदर एनिमल्स पर। हमारा जो फूड होता है, हम जो खाना खाते हैं, हम डिपेंड करते हैं किस पे, प्लांट्स पर। आटा खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, सब प्लांट्स हैं। या फिर डेयरी प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट पे डिपेंड करने का मतलब अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। या फिर जो नॉन वेजिटेरियन है वो अदर एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या है, आज जो खाया उसकी एनर्जी को यूटिलाइज किया, नेक्स्ट डे एनर्जी के लिए हमें दोबारा फूड कंज्यूम करना होगा। हमारे लिए क्लाइमेटिक कंडीशन तो नहीं डिपेंड कर रही ना, कि धूप निकलेगी तब हम चावल खाएंगे, धूप निकलेगी तब हम आटा मतलब मलेंगे, रोटी खाएंगे, धूप निकलेगी तब हम दाल बनाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमारे सेल्स के अंदर, जो एनिमल सेल्स के अंदर होता है, वो वैक्यूल्स का साइज इस वजह से छोटा होता है। सभी को समझ में आ रहा है, आई होप सभी को क्लियर होगी ये चीज। इसी वजह से वैक्यूल्स का साइज प्लांट सेल के अंदर तो काफी बड़ा होगा और एनिमल सेल के अंदर छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो दूसरा डिफरेंस था आपका, एक तो वैक्यूल्स हो गया, एक आपका सेल वॉल हो गया, दूसरा होता है इसमें आपका प्लांट सेल के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। या आप ये भी कह सकते हैं कि प्लांट सेल के अंदर होते हैं प्लास्टिड्स। तीन तरीके के प्लास्टिड होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक तो होता है आपका जो क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। इनमें भी मैं बेसिक डिफरेंस बताऊंगा आगे जाके कि कौन सा क्या होता है। और एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, और किसका क्या फंक्शन होता है। देखिए इन प्लास्टिड्स को किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्यारे बच्चों खाना बनाने के लिए। किचन ऑफ सेल, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच ऑर्गेनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज द किचन ऑफ द सेल। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं खाना बनाने के लिए। तो प्लास्टिड में क्रोमोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया और आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये तीनों तरीके के प्लास्टिड हो गए। ये एनिमल सेल के अंदर नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें अपना खाना बनाने की जरूरत नहीं है, हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर या अदर एनिमल्स पर। ठीक है, तो तीन बेसिक डिफरेंस आपको मैंने बता दिए, एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर क्या
सबसे पहला तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होगी, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होगी। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होगी तो क्या होगा, तो एनिमल सेल के अंदर खाली क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा, खाली सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं होगी। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो सेल वॉल होगी वो खाली प्लांट सेल में होगी, खाली प्लांट सेल में होगी। दूसरा बेसिक डिफरेंस आपका क्या हो गया, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स प्लांट सेल की लार्जर इन साइज होंगी कंपैरेटिव टू एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स का साइज काफी छोटा होगा। क्यों, इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि प्लांट्स अपना ऑलरेडी एडवांस में 3 से 4 दिन पहले ही अपना खाना बना लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस। और एनिमल सेल्स में इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि एनिमल्स डिपेंड होते हैं अदर एनिमल्स, हम सब एनिमल्स में ही आते हैं, ठीक है। इतना चौंकने वाली बात नहीं है। अगर कोई आपको कहे कि आप लोग जानवर हैं, तो हाँ वाकई में जानवर हैं। अकॉर्डिंग टू द साइंस हम सब एनिमल्स में आते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स एनिमल्स में आते हैं। फिर उसके बाद तीसरा डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होगा, जिसका मैंने दूसरा नाम भी बताया, किचन ऑफ द सेल। 3 तरीके के प्लास्टिड होंगे, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये भी प्लांट सेल में होंगे, एनिमल सेल में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ। और हम लोगों को खाना बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग डिपेंड करते हैं किस पे, प्लांट्स पे और अदर एनिमल्स पे। समझ में आया सभी को बेसिक डिफरेंस प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, आपका सेल थ्योरी, ठीक है। जैसे जैसे सेल डिस्कवर हुआ उसके बाद फिर सबने अपनी अपनी थ्योरीज देनी स्टार्ट कर दी मेरे प्यारे बच्चों। तो जो सबसे पहली थ्योरी दी वो सेल थ्योरी किसने दी, आपका शिल्डिन एंड श्वान ने। ये आपका श्वान है और ये आपका शिल्डिन है, इन दोनों ने सबसे पहले थ्योरी दी, सेल थ्योरी। अब कहते हैं ना कि एक बार किसी ने कोई चीज दी, फिर उसके बाद उसमें अमेंडमेंट होते चले जाते हैं, चेंजेस होते चले जाते हैं, इंप्रूवमेंट होता चला जाता है। इसी तरीके से सेल थ्योरी का भी एक्सपेंशन हुआ, और उस सेल थ्योरी का जो एक्सपेंशन किया वो किया किसने, रडोल्फ विर्चो ने। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, क्या कि हु गेव द सेल थ्योरी, तो किसने दी सेल थ्योरी, आपका शिल्डिन एंड श्वान ने। और एक्सपेंशन किसने किया, हु एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी, तो हु एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी, उस एक्सपेंशन किसने किया सेल थ्योरी का, रडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। अब सेल थ्योरी था क्या बेसिकली, तो जो सेल थ्योरी शिल्डिन एंड श्वान ने दी थी, उन्होंने 3 पोस्टुलेट दिए उसमें जो इंपॉर्टेंट थे। क्या कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यूनिवर्स में वो सभी एक या एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं, सबसे पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट जो दिया वो दिया, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म। जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में बेसिक स्ट्रक्चर की जो नींव जो है किसी की भी, वो सेल है। क्या है, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड पोस्टुलेट क्या दिया, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझना थोड़ा सा। जो सेल है वो नए सेल जो बनेंगे वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेंगे। जैसे लाइक अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ये किसी की भी बात करूं, रिप्रोडक्शन की बात करूं मैं, तो जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो पेरेंट से तो आएगा। जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो पेरेंट से ही तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने अपने जैसा ही कुछ बनाया, फिर हमारी नेक्स्ट जनरेशन ने उन्होंने अपने जैसा कुछ बनाया, फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन है उन्होंने अपने जैसा कुछ बनाया। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई, जो भी किसी भी चीज की स्टार्टिंग हो रही है वो किसी प्री एग्जिस्टिंग चीज से हो रही है। ऐसे सिमिलर सेल में है, जो नए सेल अराइज होते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से होते हैं, वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, उन्हीं का डिवीजन होता रहता है। उन्हीं का डिवीजन होते हुए वो लार्ज नंबर में एक साथ एक्यूमुलेट होके टिश्यू और मसल्स और ऑर्गन्स और फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो सेल थियरी के तीनों पोस्टुलेट एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। दूसरा पोस्टुलेट क्या है, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चर की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल थ्योरी दी किसने, शिल्डिन एंड श्वान ने।
ठीक है, इसका एक्सपेंशन किसने किया? रडोविचो ने। आज सेल थियरी पे रोकते हैं, इसके आगे का जो हम ऑर्गेनल्स है वो कल पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। खुश रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और हमें इस तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा और मोटिवेट करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।